चलेगा इस तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वन शॉट सीरीज में। एंड विद दिस फाइनली सक्सेसफुली हमने हमारे सेशन के सारे वीडियोस कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सो मच ग्रेविटी सर्कल का पार्ट बनने के लिए। मैं आपसे बस यही उम्मीद करूंगा कि आगे आपके जो जूनियर्स हैं, जो 11th में अब आएंगे, जो 12th में अब जाएंगे, जो 10th में अब पहुंचेंगे, उनको आप ग्रेविटी सर्कल रेकमेंड करना एंड इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना। हमारा साथ यहाँ तक नहीं है, हमारा साथ और आगे तक का है एंड वी विल स्टे इन टच फॉर एवर। हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द ग्रेविटी सर्कल एंड मेरे क्लास 12th के मेरे बुलबुलो, वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ सेशन 2021। हमारा आज सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। आज हम लोग हमारे बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स की और न्यूक्लिक एसिड्स को हम आज ही के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हमारा सिलेबस 100% फिनिश। और गाइस, हम लोग क्योंकि जानते हैं कि अगर इस साल आप जेई दे रहे हो या इस साल अगर आप नीट दे रहे हो तो भाई साहब पॉलीमर्स हट चुका है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हट चुका है, इसमें से विटामिन और एंजाइम्स हट चुके हैं। वैसे एंजाइम्स मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा दिया है, विटामिन हट चुके हैं, तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। एज पर रिड्यूस्ड सिलेबस हम पढ़ेंगे और क्योंकि जेई और नीट में भी नहीं आ रहा है तो कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स में भी नहीं आ रहा है, तो चलो न्यूक्लिक एसिड पढ़ना स्टार्ट कर दे। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं दैट अब हम लोग क्योंकि सिलेबस आज कंप्लीट कर रहे हैं तो गाइस अब हम लोग इस वीक के एंड में, इस वीकेंड से पूरी रेगुलर लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करेंगे जिनमें आपको कराए जाएंगे वन शॉट्स, आपको कराए जाएंगे सैंपल पेपर्स, आपको कराए जाएंगे पीवाईक्यूज। तो मजे करेंगे, रिवाइज करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, पढ़ाई को फोड़ के रख देंगे। अभी अपन बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। बेटा एक टर्म सीखो, हेरेडिटी। एक टर्म सीखो, हेरेडिटी। बेसिकली हेरेडिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? लाइक आपने देखा होगा कि आप आपके पेरेंट्स से सिमिलर हो, आपके पेरेंट्स अपने अपने पेरेंट्स से सिमिलर थे, आपका भाई आपसे बहुत कुछ मैच करता है, आप आपके फैमिली मेंबर से काफी मैच करते हो इन टर्म्स ऑफ ब्लड ग्रुप। आपका ब्लड ग्रुप एक हो सकता है, आपकी हाइट, आपकी हेल्थ, आपके बात करने का तरीका, आपके कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी झलक, बहुत सारी चीजें, आपका नेचर, आपका स्वभाव, है ना, आपके अंदर कोई डिसऑर्डर, आपकी कोई बीमारी, आपकी कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, ये सब आपके आपके पेरेंट्स से मैच करते हैं। भाई आप ये नहीं कहोगे कि मैं शाहरुख खान जैसा दिखता हूं, नहीं भाई, शाहरुख खान अपना वो थोड़ी है पेरेंट, शाहरुख खान के बच्चे उसके जैसे दिखेंगे। जैसे आप देखो सैफ अली खान का बेटा बिल्कुल सैफ अली खान जैसा दिखता है, वो सारा अली खान बिल्कुल उसकी मम्मी जैसी दिखती है ना, और शाहरुख खान का बेटा आर्यन बिल्कुल शाहरुख खान जैसा दिखता है। तो भाई लगता है कि हाँ ये इनके पेरेंट्स हैं, हम हमारे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे आई? दिस इज बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। तो व्हाट आर हेरिडिटी? Heredity means, heredity are the traits, biological language में इसको traits बोलते हैं। आप अगर बायोलॉजी स्टूडेंट्स नहीं हो तो आप इनको कैरेक्टर्स पढ़ लो। हेरिडिटी मतलब these are the traits or characters that are transferred from the parents to their offsprings। offsprings बोले तो अपने बच्चे, to their offsprings। क्या बात समझ में आ गई? तो कोई भी अगर एक पेरेंट है तो वो जो कैरेक्टर, खुद के कैरेक्टर अपने बेबी में ट्रांसफर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। अब वो कैरेक्टर क्या होंगे? सो बेसिकली द ट्रेट्स, जो भी आपके ट्रेट्स हैं या जो भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट कहां होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको आप लोग गैमेट बोलते हो।
हम लोग जानते हैं कि अगर ये गैमेट मेल का होगा तो इसे स्पर्म बोला जाएगा, और अगर ये फीमेल का होगा तो इसे एग या इसे ओवम बोला जाएगा। मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम, ये जो सेल्स होते हैं इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स बोला जाता है। इन सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर ये कैरेक्टर्स छिपे हुए होते हैं, ये कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं जिन्हें एक पेरेंट अपने अंदर से बेबी के अंदर ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में एक मेल है, आपके पास में एक फीमेल है, तो मेल अपना स्पर्म और फीमेल अपना ओवम ट्रांसफर करेंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, और एक नया सेल बनेगा, एक नया सेल बनेगा जिसमें 50% कैरेक्टर मेल के और 50% कैरेक्टर फीमेल के होते हैं। इसे बोला जाता है जाइगोट। और फिर इस जाइगोट से एक नए फीटस का, एक नए बेबी का जन्म होता है। ये सेल डिवाइड करके फिर एक पूरी बेबी को बनाता है जो मदर यूटेरस के अंदर 9 महीने डेवलप होता है। तो अब आप देखो कि एक नए इंसान की, जैसे आप मेरी बात करो, आप आपकी खुद की बात करो, आप भी एक समय जाइगोट थे, मैं भी एक समय जाइगोट था, यानी हम सब लोग इस एक सेल से बने हैं, एक जाइगोट से बने। हमारी जो पूरी बॉडी की जो रचना हुई है, हमारी पूरी बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इस जाइगोट से हुआ है। और ये जाइगोट नामक सेल किससे बना है? स्पर्म और ओवम को मिलाकर। हम लोग हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी एक नॉर्मल बॉडी का जो सेल होता है, इस नॉर्मल बॉडी का जो सेल होता है आपका, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सर ये क्रोमोसोम्स नाम का वर्ड नया आया, समझाऊंगा इसको। 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो स्पर्म होता है यानी आपके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। मतलब अगर आपके पास में कोई रिप्रोडक्टिव सेल है तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर 46 ना होते हुए एक्चुअली 23 होगा। तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर? देयर आर 23 क्रोमोसोम्स। मतलब इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ओवम के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होंगे। तो 23 मिलकर जाइगोट में बना देंगे 46, जो कि एक इंसान की बॉडी के हर सेल के अंदर होता है, सिवाय रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के। तो हमेशा ध्यान रखना, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है। रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के आपके बॉडी के जितने दूसरे सेल्स हैं सब में क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो अब आपका जो फीटस बनेगा उसमें हर सेल के अंदर आपको 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। तो इस प्रकार 23 क्रोमोसोम यहां से आए, 23 क्रोमोसोम यहां से आए और एक जाइगोट बना जिसमें 46 क्रोमोसोम है। मतलब 23 बाप के 23 मां के, 50-50% दोनों ऑर्गेनिज्म से, दोनों मेल और फीमेल से हमारी बॉडी में आए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये जो एक बेबी का फॉर्मेशन हुआ वो स्पर्म और एग के मिलने से हुआ। मतलब कि स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर ये कैरेक्टर्स हैं और फीमेल के एग के न्यूक्लियस में भी ये कैरेक्टर्स हैं। तो ये कैरेक्टर्स किस में छुपे हैं? तो बेसिकली दीज कैरेक्टर्स आर फाउंड इन क्रोमोसोम्स। these characters are present in chromosomes। ये आपकी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स का मतलब होता है, क्रोमो मतलब कलरफुल एंड सोम्स मतलब बॉडी। तो बेसिकली दीज आर कलरफुल बॉडीज एंड दिस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, जो कि किसके अंदर मौजूद होता है? रिप्रोडक्टिव सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। कैसे दिखने में होता है ये क्रोमोसोम, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये क्रोमोसोम कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये दीज आर वेरी ब्यूटीफुल कलरफुल बॉडीज। ये कुछ आपका वो अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डी ऑर्बिटल नहीं पढ़ा था? डी ऑर्बिटल का शेप भी तो ऐसे ही होता है। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं आपके क्रोमोसोम्स। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो क्या सर जो भी आपका ये जो हेरेडिटी मटेरियल है, जो भी आपका ये हेरेडिटी मटेरियल है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर पाया जाता है। ओके कूल, ठीक है। हमारा जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्या अल्टीमेटली क्रोमोसोम्स के अंदर ही पूरा हेरेडिटी मटेरियल होता है? जी नहीं, जी नहीं। बेसिकली ध्यान रखिएगा
कि जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ना लाडलो, जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स, ये जो आपके सामने मैंने क्रोमोसोम बनाए हैं, जो मैंने एक क्रोमोसोम बनाया है, ऐसे आपके सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर, और नॉर्मल सेल के अंदर 46 होंगे। तो ये जो तुम्हारे दो क्रोमोसोम्स मैंने बनाए, ये क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं। पहले तो ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, और प्रोटीन आप लोग सब जानते हैं अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता प्रोटीन के अंदर, इट डू नॉट हैव हेरेडिटी मटेरियल, इट डू नॉट हैव हेरेडिटी मटेरियल। प्रोटीन का हेरेडिटी के साथ से, हेरेडिटी से कोई लेना देना नहीं होता। फिर किसका होता है? होता है न्यूक्लिक एसिड्स का, यानी न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं दीज कंटेन्स हेरेडिटी इंफॉर्मेशन। और न्यूक्लिक एसिड आपके दो तरीके के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप। पहला इस डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तभी देखो इसके नाम में न्यूक्लिक एसिड है। एंड दूसरा होता है मेरे लाडलो आरएनए, दैट इज योर राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बात समझ में आ गई? तो क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेरेडिटी, ट्रेट्स या आपकी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, क्या ये क्रोमोसोम्स में पाई जाती है? जी नहीं, ये क्रोमोसोम के अंदर मिलने वाले न्यूक्लिक एसिड्स में पाई जाती है। न्यूक्लिक एसिड्स बोले तो आपका डीएनए और आपका आरएनए, इनके अंदर पाई जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई हेरेडिटी जो ट्रांसफर होती है, या ये जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ये कौन करता है? तो आप बोलोगे ये रिप्रोडक्टिव सेल्स करते हैं। कौन कौन से रिप्रोडक्टिव सेल? स्पर्म एंड एग। रिप्रोडक्टिव सेल में कौन करता है? तो आप बोलोगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन करता है? तो आप बोलोगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बना है? क्रोमोसोम दो चीजों से बना है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किससे बना है? प्रोटीन तो अमाइनो एसिड से बना है, और इसका कोई हेरेडिटी से लेना देना नहीं है, तो फिर न्यूक्लिक एसिड ही करता होगा ये हरकत। तो न्यूक्लिक एसिड किससे बना है? डीएनए और आरएनए से। समझ में आ गई बात? अब हम लोग न्यूक्लिक एसिड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले ये बेसिक इन्फो को जरा जल्दी से नोट करो। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। तो अब न्यूक्लिक एसिड्स तक हम लोग आ चुके हैं, और हम लोग समझ चुके हैं कि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो भी आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड हाउ इट लुक्स लाइक। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो देखना मेरे लाडले बच्चों, ऑन हाइड्रोलाइसिस यानी कि वापस से एक बड़े से न्यूक्लिक एसिड को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। सो ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जब आप एक लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करोगे, उसको हाइड्रोलाइज करोगे, वी ऑब्टेन आइदर डीएनए और वी ऑब्टेन आरएनए। या तो आपको डीएनए मिलेगा या तो आपको आरएनए मिलेगा। इवन when DNA और RNA आर फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, जब आप इनका हाइड्रोलाइसिस करोगे, यानी आप डीएनए और आरएनए को तोड़कर डीएनए का हाइड्रोलाइसिस करोगे, यानी डीएनए को भी और छोटे पार्ट में तोड़ोगे या आरएनए को भी और छोटे पार्ट में तोड़ोगे, वी गेट वन, एक आपको पेंटोज शुगर मिलेगा। आपको एक पेंटोज शुगर मिलेगा। जब आपने आरएनए को तोड़ा,
ये जब आपने डीएनए को तोड़ा तो आपको एक क्या मिलेगा, पेंटोस शुगर, दूसरा आपको मिलेंगे फॉस्फोरिक एसिड्स, और आपको तीसरे मिलेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं दीज आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक होंगे, मैं आपको इनका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिस। तो अगर आपको इतना बड़ा नाम याद नहीं करना है तो आप इनको बेसिस भी बोल सकते हो। तो जब कभी भी एक डीएनए का या एक आरएनए का आप हाइड्रोलिसिस करोगे, जब आप डीएनए या आरएनए को तोड़ डालोगे, तो एक तो आपको फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, एक आपको पेंटोस शुगर मिलेगा, और एक आपको बेस मिलेगा। ठीक है, अब पेंटोस शुगर कैसा दिखता होगा, आओ सबसे पहले पेंटोस शुगर समझ ले। भाई फॉस्फोरिक एसिड तो हम सबको पता ही है, बता दूंगा खैर में, लेकिन अपन पहले पेंटोस शुगर की बात कर लेते हैं। तो बेटा पेंटोस शुगर बोले तो अपना कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड है ना। तो देखो ये और ये आपकी फ्यूरान रिंग हो गई, 5 कार्बन वाली, 5 कंपाउंड्स वाली, और हेट्रोसाइक्लिक है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये आपके 4 कार्बन यहां लगा दिए मैंने। ऑब्वियसली ये पहला कार्बन होगा। हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी आप डीएनए या आरएनए का हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको ये जो पेंटोस शुगर मिलती है ये बीटा फॉर्म में होती है। बीटा होने के साथ साथ ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, और इसे बोलते हैं राइबोस शुगर। इस शुगर का नाम क्या होता है, पेंटोस शुगर का राइबोस, तो इसको लगाएगा राइबोस, बीटा डी राइबोस। तो यहां पर आप क्योंकि बीटा है, OH लेफ्ट साइड होगा। मैंने आपको हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स में सिखाया, ऊपर वाला लेफ्ट मानो, नीचे वाला राइट मानो। बीटा में आपका OH हमेशा लेफ्ट चले जाता है और अल्फा में OH राइट आ जाता है। तो क्योंकि हमको बीटा मिल रहा है इसलिए हमको OH लेफ्ट यानी कि ऊपर की ओर बनाना है, तो H नीचे आ जाएगा। सेकेंड वाले और थर्ड वाले कार्बन बड़ा प्यारा होता है, OH H OH H। चौथे वाले में भी कोई चिंता नहीं, H यहां लगा दो और CH2OH यहां लगा दो। ये आपके 5 कार्बन का पेंटोस शुगर हो गया। इसको बोलते हैं बीटा डी राइबोस। बीटा डी राइबोस इज फाउंड इन आरएनए। अगर आप आरएनए बनाने जाओगे तो आपको इसमें ये वाला पेंटोस शुगर मिलेगा। लेकिन अगर आप डीएनए बनाने जाओगे तो डीएनए में मालूम एक हल्का सा चेंज हो जाता है। देखो मैं आपको सिखा देता हूं क्या चेंज हो जाता है। CH2OH H OH, यानी देखो ये भी बीटा फॉर्म ही है, ये भी डी फॉर्म ही होगा, लेकिन 2 यानी कि ये पहले नंबर वाला कार्बन, ये दूसरे नंबर वाला कार्बन है, इसमें से OH में से O गायब हो जाता है। बस बाकी सब कुछ सेम रखना है, बाकी सब कुछ सेम रखना है। क्या करना है, दूसरे नंबर वाले कार्बन में से जो राइबोज में OH था O गायब कर दो, H रख दो। तो हम लिखेंगे बीटा D2 डीऑक्सी राइबो। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन चला गया, कौन से वाले से, दूसरे वाले से, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये तुमको मिलता है तुम्हारे डीएनए के अंदर। तो ये नीचे वाला राइट, ऊपर वाला लेफ्ट। तो ये हो गया बेटा आपके पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर। क्या था इसमें, हलवा था, कुछ भी नहीं था। चलो फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं आप लोगों को फॉस्फोरिक एसिड और आपका नाइट्रोजन, जो बेसेस होते हैं, बेसेस आपने सुने ही होंगे क्लास 10th में, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। उसके स्ट्रक्चर में आपको ड्रॉ करके बता दूंगा, आप इसको नोट कर लो। मैं इसको रब करूंगा, पहले मैं सारे स्ट्रक्चर बना दूंगा ताकि टाइम कम वेस्ट हो और हमको चीज जल्दी मिल जाए। नोट करो, ठीक है। अच्छा तो गाइस पेंटोस शुगर क्लियर हो गया, ठीक है, इसको रब कर दे। अब गाइस आप देखो पेंटोस शुगर 2 तरीके की होती है, एक तो बीटा डी राइबोस और एक बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस। जब आपने डीएनए को तोड़ा या जब आपने आरएनए को तोड़ा तो आपको एक पेंटोस शुगर मिला, गुड। दूसरे आपको मिले बेसिस जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड थे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होगा
लेकिन वहां पर सारे एटम्स कार्बन नहीं होंगे, नाइट्रोजन भी होगा, तो इसको नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोला जाता है, जिसको इजी भाषा में बेसेस बोला जाता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास में डीएनए है तो डीएनए में आप लोगों को एडेनाइन मिलेगा, आपको ग्वानिन मिलेगा, आपको थाइमिन मिलेगा और आपको साइटोसिन मिलेगा, ये और ये। लेकिन वहीं अगर आपके पास में आरएनए आ गया तो आरएनए में आपको एडेनाइन, ग्वामिन, साइटोसिन और यूरासिल मिलेगा, यानी कि ये वाला थाइमिन नहीं रहेगा। इस बात को अच्छे तरीके से पहले नोट कर लो, ठीक है। थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाएगा। इन आरएनए थाइमिन इज एब्सेंट एंड यूरासिल इज प्रेजेंट। इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो ये होता है बेटा आपके एडेनाइन का स्ट्रक्चर, ये देखो ग्वानिन का स्ट्रक्चर, ये यूरासिल का, ये थाइमिन का, ये साइटोसिन का। स्ट्रक्चर याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर किसी भी प्रकार से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना हम इनका कोई यूज करेंगे ना इनका किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। खैर सीख लो, एडेनाइन में एक 6 मेंबर की रिंग होती है जिसमें दूसरे और चौथे पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है। इस कार्बन से एक NH2 जुड़ता है और यहां पर 1 2 3 4 और 5 मेंबर की एक रिंग जुड़ जाती है जिसमें आमने सामने NH होता है। यहां पर ग्वानिन में ये वाली रिंग तो बिल्कुल सेम होती है, देखो ये वाली रिंग में एक H आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। यहां पर एक NH2 जोड़ देना है और यहां पर C डबल बॉन्ड O कर देना है, NH2 हटा के, तुम्हारा ग्वानिन हो गया। फिर आप आपके साइटोसिन पे आओ, 6 मेंबर की रिंग है, दूसरे और चौथे पे आपको नाइट्रोजन लगाना है, पहले पे आपको NH2 जोड़ना है, यानी ये रिंग, इसकी अगर सिर्फ ये रिंग उठा लो, सिर्फ ये वाली, तो ये एज इट इज बिल्कुल ऐसी है। बस यहां पर आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड O कर देना है और यहां पर NH कर देना है, बस। थाइमिन में क्या हो गया, यहां पर अगेन C डबल बॉन्ड O हो गया और ये C डबल बॉन्ड O थाई, बाकी सब कुछ सेम है, यहां पर एक CH3 आ गया, ये तुम्हारा थाइमिन हो गया। और यूरासिल में सब कुछ सेम है, थाइमिन और यूरासिल में देखो सब कुछ सेम है, बस यहां पर CH3 मिसिंग है। तो ये आपके बेसेस हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत। और तीसरा जो होता है वो आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है। थर्ड जो आपको मिलता है आपके डीएनए या आरएनए को हाइड्रोलाइज करके, वो होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि H3PO4। ये आपको ग्रुप मिलता है H3PO4। ये आपके 3 पार्ट्स हो गए जो आपके डीएनए को हाइड्रोलाइज करके हमें मिलते हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, हाउ द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब हम बेसिस के स्ट्रक्चर को याद नहीं करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं कि हम किसी बेस के स्ट्रक्चर को याद करें, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड का अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है तो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में सबसे पहले फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोसाइड का। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोसाइड का। सर न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर प्लस योर बेस। अब ये बेस अगर आप डीएनए का इस्तेमाल कर रहे हो तो एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, और अगर आप यहां पर आरएनए का फॉर्मेशन कर रहे हो तो एडेनाइन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन, ये आपके ऊपर है। तो देखिए कैसे बनेगा, आओ पेंटोज शुगर बनाए, ये मैंने बनाया, ये ट्याऊ 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 ट्याऊ, ये 5 मेंबर की रिंग बना दी। हमेशा ध्यान रखना पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर बेस जाकर अटैच होता है, यानी कि ये वाले कार्बन पर, यहां पर आपका H आ जाएगा और यहां पर आपका बेस जुड़ गया। अब ये बेस एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन या यूरासिल में से कुछ भी हो सकता है, बाकी सब कुछ आप ऐसा कर लो, OH H OH H H CH2 OH। ये आपका क्या बन गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ये आपका क्या बन गया,
न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड से बनता है आपका सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, अच्छा इसको याद करने का तरीका बहुत इजी है। देखो न्यूक्लियोटाइड की स्पेलिंग में टी आता है और टी बोले तो 3 मतलब अब आपके पेंटोज शुगर से ऑलरेडी बेस तो जुड़ चुका है, अब आपको इससे एक तीसरी चीज जोड़नी है, दैट इज योर फॉस्फोरिक एसिड। क्या जोड़ना है? फॉस्फोरिक एसिड। और ध्यान रखना ये पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन पर अटैच होता है। पेंटोज शुगर के ये 5वें नंबर वाले कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड आकर अटैच होगा। देखो कैसे होगा, ये मैंने बनाया ओया 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 ओया, यहां मैंने लगाया ओया एच, ओया बेस, ये पहला कार्बन, ये दूसरा OH H OH H। अच्छा अगर डीएनए बनाना हो, अगर डीएनए बनाना हो तो यहां से O गायब कर दो, अगर डीएनए बनाना हो तो यहां पर सिर्फ H लगा दो, डीऑक्सीराइबोज हो गया। और अगर आरएनए बनाना हो तो OH कर दो, है ना, ये तो सबको पता ही है। यहां पर मैंने लगाया H, यहां पर मैंने लिखा CH2OH या CH2OH। अब यहां पर आया आपका फॉस्फोरिक एसिड POH डबल बॉन्ड OH दैट इज योर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। अब आप लोग सब जानते हो यहां पर क्या होगा, यहां का H यहां के OH को लेकर फरार हो जाएगा, वाटर बाहर हो गया, वाटर बाहर। क्या मैं वाटर को बाहर कर दूं? ठीक है सर कर दीजिए। तो यहां से मैंने ये आपके वाटर को कर दिया बाहर, ये गया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो यहां पर बन गया आपका O, ये, और अब ये बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड। दिस इज योर न्यूक्लियोटाइड, दिस इज हाउ योर न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यानी कि 5वें नंबर वाले कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड वाला ग्रुप जुड़ जाएगा और पहले नंबर वाले कार्बन पर आपका बेस जुड़ जाएगा, ये, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर फॉस्फोरिक ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। अब ये फॉस्फेट कहलाएगा। तो इस तरीके से बनेगा आपका न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे न्यूक्लियोटाइड दूसरे से, दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरे से, तीसरा न्यूक्लियोटाइड चौथे से, चौथा न्यूक्लियोटाइड 5वें से जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बना लेगा जिसे आप न्यूक्लिक एसिड बोलते हो। सो व्हेन मैनी न्यूक्लियोटाइड कंबाइंस, when many nucleotide combines to form a polynucleotide, which give rise to your DNA और your RNA, यानी कि आपका न्यूक्लिक एसिड। लाड़ लो, गुलगुलो, बकुड़ो। क्लियर हो गई बात अच्छे तरीके से? कोई परेशानी? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बनाना सिखाता हूं पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है वो मैं सिखाता हूं, पहले जल्दी से जरा इसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना सीखते हैं। न्यूक्लियोसाइड मतलब कि 2 एंड टाइड मतलब कि 3, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ध्यान से देखना इस चीज को। ये तुम्हारा बेस लग गया, यहां तुम्हारा H आ गया, यहां तुम्हारा O आ गया, यहां तुम्हारा P आ गया, यहां तुम्हारा OH, यहां तुम्हारा OH और यहां तुम्हारा डबल बॉन्ड O। ये तुम्हारा एक ग्रुप हो गया। ये सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर OH H जोड़ दिया, अगर डीएनए होगा तो इसको H कर देना। ये तीसरे नंबर वाला कार्बन, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब मैं यहां पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाता हूं, H बेस OH H OH H H O P OH
डबल बॉन्ड O OH, ये तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर इस कार्बन को मैंने 5वें नंबर वाला कार्बन बोला, और यहां पर ये वाला कार्बन 3रे नंबर वाला कार्बन है, तो यहां पर क्या होगा, बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 यहां पर आपको एक लिंकेज देखने को मिलेगा जिसे बोला जाएगा फॉस्फो डाइईस्टर लिंकेज। अब ये कैसे बनेगा, देखो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, यहां से H इसके OH को लेकर फरार हो जाएगा, पानी बाहर, यहां ये मैं लिख दिया, ये गया भैया पानी बाहर। पानी बाहर होते ही अपने को क्या है, अपने को खाली पानी निकालना है। जैसे हमने पानी निकाला तो ये OH यहां से मैं गायब कर दूंगा, और इसका मैं H गायब कर दूंगा, और यहां पर बस लगा दूंगा मैं O, ये। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब इसके नीचे अगर फिर कोई फॉस्फोरिक मतलब कोई एक और न्यूक्लिक ग्रुप आ गया, न्यूक्लियोटाइड, तो वो इसके H को गायब कर देगा, और यहां पर इसका H गायब हो जाएगा। तो अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन नहीं बन गई, अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन नहीं बन गई, ऐसे 1 2 3 4 5 6 से जुड़ते जाएगा और बड़ा होता जाएगा। तो दिस इज हाउ योर न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर फॉर्म्स। क्या बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपका न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर एक बनता है। दिस इज योर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई परेशानी? पक्की बात भाई, बहुत आसान है, इसको पढ़ना कोई ज्यादा मुश्किल बात है नहीं। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बकुड़ो, मेरे बकुड़ो, मेरे लाडलो, मेरे बेटो, मेरे बच्चों, मेरे गुलगुलो, मेरे बुलबुलो। ठीक है भाई, बहुत इजी है, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। हाँ जी। अब सर क्या यही डीएनए है? नहीं मेरा बच्चा, डीएनए ऐसा नहीं बनता, डीएनए ऐसा नहीं बनता। बाद में वॉटसन एंड क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट आए, बाद में वॉटसन एंड क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज करा। डीएनए का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज करा। अब डबल हेलिकल का मतलब समझो क्या। आप लोग सब जानते हो कि आपके पास में यहां पर एक पेंटोज शुगर है, आपके पास में यहां पर एक शुगर है। सुअरगर क्या होता है? शुगर। शुगर से यहां पर आपका एक बेस जुड़ा हुआ है और यहां पर आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर आपका यहां पर एक शुगर आ गया, शुगर आ गया, शुगर से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पर आपका बेस है। फिर यहां पर आपका फॉस्फेट ग्रुप आ गया, शुगर, शुगर से जुड़ा हुआ है आपका बेस। फिर यहां पर आ गया आपका फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड वाला पार्ट, शुगर और शुगर से जुड़ा हुआ है बेस। और फिर यहां पर आ गया आपका फॉस्फेट ग्रुप और यहां पर आपका शुगर से जुड़ा हुआ है। यही मैंने बनाया था। तो ये आपकी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई। अभी थोड़ी देर पहले बनाना मैंने सिखाया था ना। अब क्या होगा, यहां पर एक और शुगर आ जाएगा, शुगर से जुड़ा हुआ है बेस, बेस से जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है आपका शुगर, शुगर से जुड़ा हुआ है आपका बेस। फिर आ जाएगा आपका, शुगर से जुड़ जाएगा फिर आपका फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाएगा आपका शुगर, शुगर से जुड़ा हुआ है आपका बेस। फिर आ जाएगा आपका फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है आपका शुगर, शुगर से जुड़ा हुआ है आपका बेस, ये और शुगर से ये। अब ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई, समझ गए? ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई। अब इस बेस और इस बेस के बीच में यू विल ऑब्जर्व इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बेस और इस बेस के बीच में यू विल ऑब्जर्व इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बेस और इस बेस के बीच में यू विल ऑब्जर्व इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बेस और ये बेस के बीच में यू विल ऑब्जर्व इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो काले कलर वाली पट्टी है,
ये इस तरीके से मुड़ जाएगी, और ये जो ब्लू कलर वाली जो पट्टी है ये इस तरीके से इससे जुड़ जाएगी ये। अब इसमें अगर ये बेस मान लीजिए आपका ग्वानिन है, एडेनाइन है, थाइमिन है, एडेनाइन है, साइटोसाइन है, ग्वानिन है, एडेनाइन है, ग्वानिन है, साइटोसाइन है, थाइमिन है और एडेनाइन है। तो गाइज हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर, ग्वानिन साइटोसाइन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ग्वानिन साइटोसाइन के साथ एक ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यू विल ऑब्जर्व 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और एडेनाइन थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इनके बीच में इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। और हमेशा ध्यान रखना, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही जुड़ सकता है। ग्वानिन ना तो थाइमिन के साथ ना तो एडेनाइन के साथ जुड़ सकता है। साइटोसाइन सिर्फ ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, एडेनाइन सिर्फ थाइमिन के साथ और थाइमिन सिर्फ एडेनाइन के साथ जुड़ेगा। और अगर आप आरएनए की बात कर रहे हो तो एडेनाइन यूरासिल के साथ जुड़ जाएगा। दैट्स इट इन केस ऑफ आरएनए। तो अब यहां पर अगर एडेनाइन ग्वानिन है तो यहां पर साइटोसाइन आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड से, यहां पर थाइमिन आ जाएगा डबल बॉन्ड से, यहां पर एडेनाइन आ जाएगा डबल बॉन्ड से, यहां पर थाइमिन आ जाएगा डबल बॉन्ड से, यहां पर ग्वानिन आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड से, यहां पर साइटोसाइन आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड से, यहां पर थाइमिन आ जाएगा डबल बॉन्ड, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड, एडेनाइन डबल बॉन्ड, थाइमिन डबल बॉन्ड। ये बन गया तुम्हारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का क्यों बनता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ intermolecular hydrogen bonding between the base pair. Due to the hydrogen bonding between bases of 2 polynucleotide chain, 2 अलग अलग पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन में, 2 अलग अलग पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये 2 पैरेलल चलने वाली चेन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ऐसी इंटेंगल हो गई और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया आपके डीएनए का। दिस इज हाउ योर डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक, 8GC ग्रेविटी सर्कल। अरे एट ग्रेविटी सर्कल कहां पढ़ते हो? एट ग्रेविटी सर्कल, एट GC यानी एडेनाइन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, बस। तो ग्रेविटी सर्कल GC, तो G और C हमेशा जुड़ेंगे। 80 एट कहां पढ़ते हो? एट ग्रेविटी सर्कल, 80 एडेनाइन थाइमिन। तो ये बन गया बेटा तुम्हारे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो कि आप लोगों को बताया गया था। क्या चीज क्लियर हो गई? कोई परेशानी? पक्की बात? तो गाइस फाइनली विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। अब हमारा ये चैप्टर खत्म, हमारा कोर्स खत्म, हमारा सिलेबस खत्म। अब मेरे प्यारे बच्चा लोग, मेरे प्यारे बकुड़ो, हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी 1 शॉर्ट सीरीज और उसके अंदर हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों आप मान के चलो कि मैं आपको सैंपल पेपर्स और कुछ PYQs भी सॉल्व कराऊंगा एंड कोशिश करूंगा वो लाइव कराने की। रिकॉर्डेड फॉर्म में मजा नहीं आएगा, लाइव में एक बार बैठेंगे, 1 घंटा बैठेंगे, पूरा उड़ा देंगे एक चैप्टर को। ठीक है, चलेगा। इस तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले 1 शॉर्ट सीरीज में। एंड विद दिस फाइनली सक्सेसफुली हमने हमारे सेशन के सारे वीडियोस कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सो मच ग्रेविटी सर्कल का पार्ट बनने के लिए। मैं आपसे बस यही उम्मीद करूंगा कि आगे आपके जो जूनियर्स हैं, जो 11th में अब आएंगे, जो 12th में अब जाएंगे, जो 10th में अब पहुंचेंगे, उनको आप ग्रेविटी सर्कल रेकमेंड करना एंड इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना। हमारा साथ यहाँ तक नहीं है, हमारा साथ और आगे तक का है एंड वी विल स्टे इन टच फॉर एवर। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। रिवीजन सीरीज में मिलते हैं।